नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो है कक्षा 9 के लिए जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, वन समाज और उपनिवेशवाद। इससे जो है VVI 100 MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे 2027 में, ठीक है, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम को, तो उसमें अगर ये चैप्टर है तो आपका आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो आप लोग दिल थाम के इस क्वेश्चन को पूरा सुनिए, पढ़िए और एक बार उतारिए बस, ठीक है। इससे पहले जो है 3 चैप्टर का आपको बता चुके हैं, जाके देख लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे पहला सवाल है आपका, औपनिवेशिक शासन के दौरान वनों को किस दृष्टि से देखा जाने लगा। आपका ऑप्शन है यहाँ पे केवल प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में, वाणिज्य संसाधन के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में और मनोरंजन स्थल के रूप में। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान वनों को जो है ना वाणिज्यिक संसाधन के रूप में भी देखने लगा अंग्रेजों ने, ठीक है। राइट उत्तर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 2, यहाँ पे देख सकते हैं, औपनिवेशिक सरकार को वनों की लकड़ी की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए थी। तो रेल और जहाज निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है लकड़ी की ज़रूरत थी। किसको? तो औपनिवेशिक शासनकाल अंग्रेजों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस समय जो है रेल के डिब्बा में लकड़ी बनाया जाता था और जहाज़ों में। अगला है बी, भारत में रेलवे के विस्तार के लिए किस संसाधन की भारी आवश्यकता थी। तो यहाँ पे लकड़ी की आवश्यकता जो है सबसे ज़्यादा थी। बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर आपका चौथा सवाल है, रेलवे की पटरियों के नीचे लकड़ी के खंभों को क्या कहा जाता है। तो स्लीपर, ठीक है, स्लीपर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरह से भी पूछा था स्लीपर कहाँ पे लगता है, तो रेलवे की पटरियों के नीचे लगते थे, ठीक है। पुराना, आज से 100-200 साल पुराना अगर रेल का पटरी देखोगे ना, कहीं कहीं आपको अगर देखे होंगे, देखना रेलवे के नीचे जो है वही लकड़ी बिछाया हुआ रहता है। 5वां है, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी। तो मजबूत लकड़ी की, ठीक है, मजबूत से मजबूत लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। चलिए अगला आपका 6ठा नंबर सवाल है, औपनिवेशिक सरकार ने वनों पर नियंत्रण क्यों बढ़ाया। तो स्वराज और लकड़ी प्राप्त करने के लिए, यानी उस पर खुद राज करने के लिए और लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज खुद प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, वनों में रहने वाले लोगों की आजीविका किससे जुड़ी थी। तो वन उत्पादन से, यानी वन में जितना चीज उत्पादन होते थे, उपजा होते थे, उन्हीं से वन में जो रह रहे थे लोग, उनका जीवन यापन चल रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, वन समुदाय द्वारा एकत्र किए जाने वाले उत्पादन में क्या शामिल थे। तो वन से जो शामिल होते थे दोस्तों, फल तो शामिल होते थे, जड़ें होते थे, शहद और पत्तियां होते थे। राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 9 नंबर, देख लीजिए यहाँ पे, औपनिवेशिक वन कानूनों का स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उनके पारंपरिक अधिकार सीमित हुए, ठीक है, पारंपरिक अधिकार जो है सीमित हो गए, उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियां करने लगी। अगला है, झूम खेती को किस और नाम से जाना जाता है। तो स्थानांतरित खेती के नाम से, ठीक है, झूम खेती को स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए यहाँ पे हेडिंग दिए है, ठीक है, 9-10 हेडिंग, उसी से आपको पूछेंगे। वैज्ञानिक वानिकी, ठीक है, आपका चैप्टर में हेडिंग है, इससे अब क्वेश्चन आपको देंगे। 11 है, वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी। तो लकड़ी का नियमित उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। वैज्ञानिक वानिकी का जो शुरुआत किया था वो किस उद्देश्य था। तो लकड़ी का नियमित उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला नंबर सवाल है 12, वैज्ञानिक वानिकी में प्राकृतिक मिश्रित जंगलों की जगह क्या लगाया जाता था। तो एक ही प्रजाति का पेड़ सबसे अधिक लगवाया जाता था। अगला सवाल है 13 नंबर, यहाँ पे 13 है, वैज्ञानिक वानिकी में पेड़ों को किस प्रकार लगाया जाता था। तो कतारों में योजनाबद्ध तरीके से, जैसे लाइन बाय लाइन, इस तरह से, ठीक है, हर लाइन में इस तरह से लगाया जाता था कतारों में पेड़ को, ठीक है, और एक ही प्रजाति का पेड़ लगाया जाता था। अगला सवाल है,
वैज्ञानिक वानिकी, ठीक है, वैज्ञानिक वानिकी में पेड़ों की कटाई कैसी होती थी? नियोजित तरीके से, ठीक है, नियोजित तरीके से। चलिए यहाँ पे आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 नंबर, चलिए आप लोग पढ़िए। 15 है, भारत में वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत में किस आधिकारिक यानी अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो डाइचरिट, ठीक है, डाइचरिट ब्रेडिस का, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड ये सब लग सकता है। अगला है डाइट्रिट, ठीक है, डाइट्रिच ब्रेडिस कौन थे? तो जर्मन वन विशेषज्ञ थे, ठीक है, जर्मन वन विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है 17, भारत में पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट किसने नियुक्त किया था? तो यही इसी ने किया था, डाइट्रिच बैरिसिंग, ठीक है। अगला है यहाँ पे 18वां नंबर सवाल, वैज्ञानिक वानिकी में जंगलों को किस आधार पर बांटा गया था? ठीक है, तो जंगलों को किस आधार पे बांटा गया था? तो कार्य और उपयोग के आधार पर बांटा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। वन विभाग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो वन का प्रबंधन और नियंत्रण के उद्देश्य पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत में पहला प्रमुख वन कानून कब बनाया गया था? तो 1865 ईस्वी को पहला वन कानून बनाया गया था। चलिए अगला 21 नंबर आपका सवाल है, 1878 के वन कानून ने वनों को कितनी प्रमुख श्रेणियों में बांटा था? तो 3 श्रेणी में बांटे हुए थे, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है 22, 1878 के वन कानून में सबसे अधिक प्रतिबंध किस प्रकार के वनों पर लगाए थे? तो आरक्षित वनों पे, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है 23, आरक्षित वनों में स्थानीय, ठीक है, स्थानीय लोगों के अधिकार कैसे थे? तो बहुत सीमित थे, ठीक है, बहुत सीमित थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। संरक्षित, ठीक है, संरक्षित वनों में स्थानीय लोगों को क्या प्राप्त था? तो कुछ अधिकार प्राप्त थे, कुछ ही अधिकार। अगला सवाल है, ग्राम्य वन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो गांवों के उपयोग के लिए, ठीक है, गांव में वन जो है यानी गांव के जो वन जंगल होते हैं वो मुख्यतः गांवों के उपयोग के लिए होते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे भाग 3, वाणिज्यिक वानिकी और वन कानून, ठीक है। 26 है, ब्रिटिश सरकार को किस प्रकार के पेड़ सबसे अधिक उपयोगी लगते थे? तो सीधे और ऊंचे पेड़ जो है ना, अंग्रेजों को सबसे अच्छे कौन से पेड़ लगते थे? सीधे और जो ऊंचे पेड़ रहते थे उनका उपयोग ज़्यादा करते थे। अगला है, सागौन और साल की लकड़ी का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? तो सागवान और जो है साल की लकड़ी रेलवे और जहाज निर्माण के लिए किया जाता था। अगला नंबर सवाल है, और इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती थी अंग्रेजों को, औपनिवेशिक शासन में प्राकृतिक जंगलों को किस प्रकार बदला गया? तो व्यावसायिक उपयोग के लिए व्यवस्थित किया गया, ठीक है, व्यावसायिक अपने व्यवसाय के लिए उपयोग करने के लिए व्यवस्थित किया गया जंगल झाड़ियों को। अगला है, जंगलों की कटाई का एक प्रमुख कारण क्या था? तो रेलवे का विस्तार, रेल का पटरी बहुत ज़्यादा रेल जो है चल रहे थे जिसके कारण काटना पड़ा। अगला सवाल है, औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार पेड़ों को प्राथमिकता दी? तो व्यावसायिक रूप से उपयोगी पेड़, ठीक है। अगला है 31 नंबर, वन कानूनों ने झूम खेती पर क्या प्रभाव डाला? तो इसे प्रतिबंध या सीमित किया गया, ठीक है। अगला है, झूम खेती में के बाद किसान क्या करते थे? तो कुछ समय बाद दूसरी जगह चले जाते थे। झूम खेती में एक जगह से दूसरी जगह खेती करते थे, हर जगह बदल बदल के, ठीक है। अगला है 33, झूम खेती और औपनिवेशिक अधिकारों ने क्यों हस्तक्षेप किया? तो उन्हें इससे अस्थायी राजस्व और नियंत्रण लकड़ी उत्पादन में कठिनाई हो रही थी, ठीक है, जिसके कारण झूम खेती को भगाया गया और इस पर प्रतिबंध लगाया गया। 34 है, वन कानून के कारण अस्थायी लोगों को किन गतिविधियों में कठिनाई हुई? तो चराई के लिए हुआ,
पशु जो चर रहे थे उनके लिए दिक्कत हुआ, शिकार और वन उत्पादन संग्रह के लिए भी कठिनाई होने लगा। अगला है वन कानून ने अस्थायी लोगों को किससे वंचित किया, तो पारंपरिक वन अधिकारों से वंचित किया। अगला है भारत में वन समाज। 36 है भारत के कई वन समुदाय की आजीविका किस पर निर्भर थी, तो जंगल पे निर्भर थी। भारत के लोगों के जो है कई लोगों के जो है आजीविका जंगलों पे टिकी हुई थी। अगला है 37 वनवासी समुदाय जंगल से क्या प्राप्त करते थे, तो जंगल से वनवासी जो वन में रहते थे, वनवासी का मतलब जो वन में रहने वाले लोग, ठीक है, वो जंगल समुदाय से क्या प्राप्त करते थे, तो फल प्राप्त करते थे, कंदमूल, शहद और औषधियाँ कई प्रकार के प्राप्त करते थे, ठीक है। अगला है वन समुदाय में शिकारी और सांगरा किससे जीवन यापन करते थे, तो शिकार और वन से जुड़े उत्पादनों को, ठीक है। अगला है 39 नंबर सवाल, चलिए देखते हैं यहाँ पे 39 सवाल है औपनिवेशिक वन नीति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए, तो वन पर निर्भर समुदाय जो वन में रह रहे थे समुदाय वही सबसे ज़्यादा दिक्कत में हुए। 40 है वन कानून के कारण ग्रामीणों को जंगल से लकड़ी लेने में क्या समस्या हुई, तो प्रतिबंध लगा दिए थे अंग्रेज ने कि यहीं तक आप काट सकते हैं, इससे ज़्यादा आओगे तो फिर कानून होगा, उस पर कार्रवाई होगा, ठीक है। 41 अस्थायी लोगों के लिए वन किसका स्रोत था, तो भोजन, ईंधन और आजीविका चलाने के लिए, ठीक है। अगला है औपनिवेशिक सरकार के लिए वन मुख्यतः क्या थे, तो राजस्व और व्यापार का स्रोत, ठीक है, व्यापार करने का स्रोत। अगला है वन कानून के कारण ग्रामीण को किस काम के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ सकती थी, तो जंगल में लकड़ी या अन्य संसाधन लेने के लिए, ठीक है, परमिट लेना पड़ता था अंग्रेजों से। अगला है 44 जंगलों में चराई पर प्रतिबिंब का प्रभाव किस पर पड़ा, तो पशुपालकों पर, ठीक है, पशु जो चरा रहे थे, जो पशुपालन कर रहे थे। अगला है 45 वन उत्पादन के व्यापार पर नियंत्रण से किससे नुकसान हुआ, तो अस्थायी वन समुदाय को। अगला चलिए यहाँ पे भाग है बस्तर, ठीक है, इस टॉपिक पे भी आंसर बनेगा और उत्तर। बस्तर वर्तमान में मुख्यतः किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है बस्तर, ठीक है, जगह है। अगला बस्तर विद्रोह कब हुआ, तो 1910 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, बस्तर विद्रोह। अगला है 48 बस्तर विद्रोह का एक प्रमुख कारण क्या था, तो वन कानून और सरकारी हस्तक्षेप पर विरोध करना। देखो भाई, इसलिए आज़ाद होना हमारे देश बहुत ज़रूरी था। उस समय आज़ाद जब नहीं मिली थी तो हम लोग जंगल में भी लकड़ी नहीं काट सकते थे अगर आज हम लोग गुलाम में रहते। अगला है 49 बस्तर के लोगों के जीवन में जंगल का क्या महत्व था, तो जंगल से ही भोजन लाते थे, आजीविका और सांस्कृतिक का आधार था। पुराने ज़माना में इसका परदादा दादा सब वहीं से काम करते आ रहे थे, उसी जंगल से सब कुछ प्राप्त करते आ रहे थे। 50 है बस्तर में औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार के वन बनाने की योजना बनाई, तो आरक्षित वन, ठीक है। अगला है बस्तर के लोगों को किस गतिविधि पर रोक से सबसे अधिक परेशानी हुई, तो झूम खेती और वन उत्पादन संग्रह में सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई। अगला सवाल है बस्तर विद्रोह में स्थानीय लोगों ने किसका विरोध किया, तो वन विभाग और औपनिवेशिक नीतियों का जो नियम था और वन विभाग का। अगला है बस्तर के विद्रोह में संदेश फैलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो आम की टहनियाँ और लाल मिर्च की। बस्तर के विद्रोह में संदेश फैलाने के लिए किसका उपयोग करता है, तो आम की टहनियाँ और लाल मिर्च की, ठीक है, याद रखना। अगला है बस्तर विद्रोह के बाद सरकार को क्या करना पड़ा, तो कुछ वन क्षेत्रों में आरक्षित वन की प्रक्रिया धीमी करनी पड़ी, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है आपका यहाँ पे 55 नंबर, बस्तर के लोग किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे, तो जंगल और भूमि से जुड़े पारंपरिक अधिकार को अच्छा करना चाहते थे, बचाना चाहते थे। अब चलिए भाग है जावा और डच उपनिवेशवाद, ठीक है, चलिए देखते हैं 56 जावा किस देश या क्षेत्र का हिस्सा था, तो इंडोनेशिया का, ठीक है, जावा जो है किस देश का या किस क्षेत्र का हिस्सा था, तो इंडोनेशिया का।
अगला नंबर सवाल देखते हैं 57। जावा में किस औपनिवेशिक शक्ति का शासन था? तो डच। ठीक है डच ये भाषा बेसिकली बोले जाने वाले हैं। अगला है जावा के जंगलों में किस लकड़ी की विशेष मांग थी? तो सागौन की, सागौन जिसको हम लोग बोलते हैं, जावा जंगल है। ठीक है, डचों ने जावा के जंगलों पर नियंत्रण क्यों स्थापित किया? तो सागौन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए, सागौन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए। अगला है जावा में वन प्रबंधन के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई गई? तो नियंत्रित और व्यावसायिक वन प्रबंधन की। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। जावा के जंगलों में रहने वाला समुदाय में कौन सा प्रमुख था? तो कंगल। ठीक है, कलंग, कलंग अनुस्कार ग, कलंग, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है कलंग समुदाय मुख्यतः किस काम के लिए प्रसिद्ध थे? तो जंगलों में लकड़ी काटने और परिवहन में कुशल। ठीक है, अच्छा था। 63 है डच सरकार ने जंगलों में श्रमिकों से किस प्रकार काम लिया? तो नियंत्रित श्रम व्यवस्था के माध्यम से। अगला है 64 जावा में सामीन आंदोलन किसके विरोध से संबंधित था? तो डच वन कानून और राज्य के वन नियंत्रण से। सामीन कौन थे? तो जावा के एक समुदाय आंदोलन से जुड़े लोग थे। ठीक है, अगला है सामीन आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुरोचितको सामीन थे, सुरोचितको सामीन। अगला है सामीन आंदोलन का प्रमुख आधार क्या था? तो जंगल और भूमि पर समुदाय के अधिकार। ठीक है, सामीन आंदोलन का प्रमुख आधार वही थे। अगला है 68 जावा में डचों ने किस प्रकार के जंगलों पर विशेष नियंत्रण किया? तो सागन के जंगल पर। चलिए अगला यहाँ पे हेडिंग है वन समाज और विद्रोह, यानी वन समाज और विद्रोह कैसे हुआ, लड़ाई झगड़ा। 69 है औपनिवेशिक वन नीति के खिलाफ विद्रोह क्यों हुए? तो पारंपरिक अधिकारों के हनन के कारण। जंगल में नहीं जाने दोगे भाई तो इसका पारंपरिक अधिकार छीन लिए। ठीक है, पुराने जो अधिकार थे उसका दादा परदादा करते आ रहे थे, छीनोगे तो विद्रोह तो होगा ही। वन समुदाय के लिए जंगल का महत्व तो केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि क्या भी थी? तो सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग पढ़िए। आप तो थोड़ा 9th में आ गए तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा इसका। 71 है औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को किसके लिए उपयोगी माना? तो वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। ठीक है, यानी वन से बहुत सारी चीज़ें मिलती थी उसको। अगला है वन कानून ने किस प्रकार की खेती को विशेष रूप से प्रभावित किया? तो वही झूम खेती। अगला है औपनिवेशिक शासन के दौरान वन क्षेत्रों में रेलवे के विस्तार का क्या प्रभाव पड़ा? लकड़ी की मांग बढ़ी। देखो औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है ब्रिटिश सरकार का शासन। ठीक है, अंग्रेजों का शासन। अगला है जहाज निर्माण के लिए किस संसाधन की आवश्यकता पड़ती थी? तो बहुत ज़्यादा मजबूत लकड़ी की। अगला है ब्रिटिश ने भारत में वन विभाग क्यों बनाए? तो वन पर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, अपने कब्जा में करने के लिए, प्रशासन के रूप में। अगला है भाग 8 महत्वपूर्ण तथ्य एवं अवधारणा। अगला है 76 वन समाज से क्या तात्पर्य है? जंगलों पर निर्भर समाज। ठीक है, वन समाज से क्या अर्थ है? तो जंगलों पर निर्भर समाज इसका मतलब होता है। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? तो किसी देश पर दूसरे देश का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण। ठीक है, उपनिवेशवाद या फिर औपनिवेशवाद यानी किसी देश पर दूसरे देश के लोग राजनीतिक और आर्थिक रूप से कंट्रोल करना, इसका अर्थ है। अगला है वन कानूनों का मुख्य उद्देश्य और औपनिवेशिक सरकार के लिए क्या था? तो वन संसाधन पर अपना कंट्रोल जमाना। अगला है वैज्ञानिक वानिकी में प्राकृतिक जंगलों की विविधता का क्या हुआ? तो उसे कम करके कुछ उपयोगी प्रजातियों को प्राथमिकता दी, यानी कम कर दिया पहले गाछ और अपना अपना एक ही जाति का पेड़ लगाने लगे अंग्रेज। 80 है औपनिवेशिक वन नीति का एक प्रमुख परिणाम क्या हुआ? तो अस्थायी समुदाय के जीवन में हस्तक्षेप हुआ, उनके जीवन में दिक्कत हुई। 81 है वन समुदायों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन क्या थी? तो लघु वन उपज। ठीक है, अगला है लघु वन उपज में क्या शामिल हो सकता है? तो शहद, फल, पत्तियां, गोंद, ये सब जो है उपज होते थे।
अगला है औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगलों में एक ही प्रजाति के पेड़ लगाने से क्या हुआ, तो जैव विविधता प्रभावित हुई, यानी कई प्रकार के जीवों में विविधता प्राप्त हो गई, ठीक है, अलग अलग हुए। वन कानूनों के कारण शिकार पर क्या प्रभाव पड़ा, अस्थायी शिकार पर रोक लगे दिए, प्रतिबंध लगा दिया। अगला है चराई पर नियंत्रण से कौन से सबसे अधिक प्रभावित हुए, तो पशु जो लोग पालते थे, पशु समुदाय वाले लोग। अगला है 9, यहाँ पे परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और वीवीआई है प्रश्न। भारत में पहला वन महानिरीक्षक कौन था, तो यहाँ पे डाइट्रिच बैरसिंह था, ठीक है, बैरडिस। अगला नंबर सवाल चलिए यहाँ पे देखते हैं 87, 1865 का भारतीय वन अधिनियम किससे संबंधित था, वनों पर सरकारी नियंत्रण इससे संबंधित था। 1878 के वन कानून के अनुसार सबसे अधिक प्रतिबंधित वन कौन थे, तो आरक्षित वन सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित थे। अगला है 89, बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ, 1910 में, याद रखना बस्तर विद्रोह। जावा में डचों की मुख्यतः रुचि किस पेड़ से, सागवान पेड़, ठीक है, सागवान पेड़ बता दिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। जावा का सामीन आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो डच उपनिवेशिक वन नियंत्रण पर। 92 है, वन कानून से अस्थायी लोगों के लिए किस अधिकार को प्रभावित किया, तो वन संसाधन के उपयोग का अधिकार नहीं करने देने लगा। अगला है रेलवे के विकास ने जंगलों पर किस प्रकार का दबाव डाला, तो लकड़ी की मांग बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मांग होने लगा। औपनिवेशिक सरकार के लिए वन किसका प्रमुख स्रोत था, तो राजस्व और कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे, लकड़ी कच्चा वगैरह। वन समुदाय के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो वन अधिकार पर रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना। वैज्ञानिक वानिकी में किस प्रकार के जंगल को आदर्श माना जाता है, तो योजनाबद्ध और व्यावसायिक रूप से उपयोगी जंगल को। अगला है औपनिवेशिक वन नीतियों का सबसे बड़ा विरोध किसने किया, तो वन और आदिवासी समुदाय ने, ठीक है, ये सब जो वन में रहते थे। स्लीपर का उपयोग किसमें होता है, तो रेल के पटरियों के नीचे होता है, रेल के पटरियों में होता है, ठीक है, स्लीपर का उपयोग पहले बता दी। वन समाज और उपनिवेशवाद अध्याय का मुख्य विषय क्या है, तो औपनिवेशिक वन नीतियों और वन समुदाय के संबंध में था। अगला है 100, इस अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकला, तो औपनिवेशिक वन नीतियों ने जंगलों और अस्थायी समुदाय दोनों को गहराई से प्रभावित किया, ठीक है। इस चैप्टर से यही हमको पता चला, वन जो ग्रामीण लोग थे और वन में जो लोग रह रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलवाया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो दोस्तों यह था इस चैप्टर से 100 वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और हाँ, ऐसे ही आपको पढ़ना है इस तरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।